नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी विशेष में। हूं आपके साथ तुषार कौशिक। कानपुर से खबर, जहां पर आबकारी विभाग ने पकड़े कानपुर में शराब की कालाबाजारी। लॉकडाउन के बाद भी बिक गई 3,843 पेटी शराब। आबकारी विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण में खुली पोल। 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू होते ही शराब बिक्री पर लगी थी रोक। 26 मार्च तक की गई कानपुर में थोक विक्रय शराब की बिक्री। कानपुर के थोक व्यापारी मनीष जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ। गोविंदनगर थाने में दर्ज किया गया मुकदमा। लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए विभाग ने डीएम कानपुर को भेजी रिपोर्ट। तो 26 मार्च तक यहां खूब शराबी की। आपको बता दें कि कानपुर के थोक व्यापारी मनीष जायसवाल, इसके अलावा गोविंदनगर थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा। लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए विभाग ने डीएम कानपुर को यह रिपोर्ट भेजी है। फिलहाल शराब की कालाबाजारी जमकर हुई। आबकारी विभाग ने पकड़ी कानपुर में शराब की कालाबाजारी बड़े स्तर पर की जा रही थी। 3,843 पेटी शराब बेच दी गई। लॉकडाउन के बाद भी बिक रही है। फिलहाल आपको बता दें, आबकारी विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण में यह पोल खुली है। 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू होते ही शराब बिक्री पर रोक लग गई थी। तो 26 मार्च तक की गई कानपुर में थोक शराब की बिक्री। तो कानपुर के थोक व्यापारी मनीष जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग के निरीक्षण में यह बात सामने आई। 22 मार्च से शराब की बिक्री रोक दी गई थी, लेकिन 26 मार्च तक यहां पर शराब की बिक्री होती रही। 3,843 पेटी शराब बेच दी गई। तो आबकारी विभाग में पकड़ी है कानपुर में शराब की कालाबाजारी। डिप्टी एडिटर मनीष पांडे हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मनीष, कानपुर के अंदर बड़े स्तर पर कालाबाजारी शराब की हुई। 22 मार्च को रोक दी गई शराब की बिक्री। 26 मार्च तक यहां कानपुर में शराब की बिक्री होती रही। क्या कुछ यह आबकारी विभाग ने पकड़ा है अपने निरीक्षण के दौरान? देखिए तुषार, हर जिले में जो अगर देखा जाए आग का एक जो फुटकर दुकानें होती हैं देसी शराब या अंग्रेजी शराब या बियर की, उसके अलावा लाइसेंस होलसेल के होते हैं। होलसेल के लाइसेंस से ही इन फुटकर की दुकानों पर जो है शराब की सप्लाई की जाती है। सभी को मालूम है कि 22 मार्च के बाद लॉकडाउन हो गया, उसके बाद प्रतिबंधित कर दिया गया कि 22 मार्च के बाद कोई भी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पे अब दुकानों के खुलने के बाद जब आबकारी विभाग जो है जांच पड़ताल पे उतरा है, तो से पहला मामला कानपुर का आया है। कानपुर में करीब 2200 से अधिक 3800 के आसपास जो है पेटियां जो है वो बेची गई थी। और रजिस्टर पर बाकायदे जो स्टॉक रजिस्टर होता है उसमें 26 मार्च तक शराब डिस्पैच की गई है। तो ये पकड़ी गई है। फिलहाल उस जो लाइसेंसी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। उसके लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए डीएम को रिपोर्ट भेज दी गई है। लेकिन सवाल ये है तुषार कि सिर्फ ये कानपुर का मामला नहीं है। ये कानपुर का मामला इसलिए पकड़ में आ गया कि कानपुर के जो मौजूदा आबकारी अधिकारी हैं, जो मौर्य जी, उनका सस्पेंशन हो चुका है, मंत्री के पास फाइल पड़ी हुई है और मुझे लगता है आज या कल में वो कानपुर से हटा दिए जाएंगे। ये तेजी उन्होंने तब दिखाई है जब बिल्कुल जाने का यानी चला चली जब का टाइम जो आ गया है कि वो आज या कल तक कानपुर से रिलीज कर दिए जाएंगे, तो उन्होंने इतनी बड़ी गड़बड़ी पकड़ी। लेकिन आपको याद होगा कि पूरे प्रदेश से इस तरह की शिकायतें आ रही थी। आबकारी विभाग ने हालांकि काफी कोशिश की इन सब चीजों को रोकने के लिए। पूरे प्रदेश में 40 दिन के लॉकडाउन के दौरान लगातार शराब बिकने की खबरें आ रही थी। तमाम दुकानों से ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी। हजार रुपए की बोतल 4-4 हजार में बेची जा रही थी। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं जो तमाम रिटेलर हैं, जो तमाम होलसेलर हैं, इस 40 दिनों के दौरान एक ठीक ठाक उन्होंने राजस्व का नुकसान पहुंचाया है और कम से कम सैकड़ों करोड़ रुपए जो है कालाबाजारी से कमाए हैं। तो फिलहाल ये पहला मामला है। और अगर बारीकी से देखा जाए तुषार, सिर्फ एक जिले कानपुर का ये मामला समझ में आ रहा है। अगर बारीकी से पूरे प्रदेश का सर्वे कराया जाए, तमाम CL2, चूंकि फुटकर दुकानों का संभव नहीं है उतना, ना तो आबकारी विभाग के पास स्टाफ है, ना उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन सिर्फ अगर जो CL2 और FL2 के गोडाउन है, अगर वहां चेक करा लिया जाए तो प्रदेश में एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है, एक बड़ी चोरी पकड़ी जा सकती है। फिलहाल कानपुर का ये मामला है। कानपुर के मामले में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और डीएम को लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए भेज दिया गया है। अब देखना ये होगा, क्योंकि कानपुर में अगर देखा जाए, कानपुर में एक तरह से कहा जाए कि कुछ लोगों का ही एक पूरा का पूरा सिंडिकेट है जो पूरे कानपुर पे के इस बिजनेस को करता है। तो अब देखना ये होगा कि डीएम साहब लाइसेंस निरस्त करते हैं अथवा नहीं। लेकिन ये जरूर है कि इस घटना से या इस मामले से ये स्पष्ट हो गया कि जो पूरे प्रदेश से खबरें आ रही थी, जो पूरे प्रदेश वो कहीं ना कहीं हकीकत जरूर बन गई है इस पूरे मामले के सामने आने के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।
तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखनऊ की टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। 20 लाख प्रवासी मजदूरों कामगारों को रोजगार देने की तैयारी है। गांव में ही नौकरी और काम देने की योगी सरकार बना रही है योजना। क्वारंटाइन सेंटर्स में ही तेजी से स्किलिंग डेटा तैयार करने के निर्देश दिए गए। अब तक 8 लाख प्रवासी मजदूर और कामगार पहुंच चुके हैं यूपी। आज 35 और ट्रेनें मजदूरों कामगारों को लेकर यूपी पहुंच रही हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षित वापसी के साथ पूरी मदद के निर्देश दिए हैं। विदेशों में भी फंसे प्रवासी कामगार और श्रमिक पहुंचेंगे एयरपोर्ट। शाहजहां से लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेगी महिला फ्लाइट। फिलहाल रोजगार के लिए खाड़ी देश गए थे सभी वापस होने वाले लोग सभी क्वारंटाइन के जांच के बाद होम क्वारंटाइन भेज रही है सरकार। होम क्वारंटाइन में भरण पोषण भत्ता दे रही योगी सरकार। रेडीमेड गारमेंट के कारोबार के साथ इत्र, धूपबत्ती, अगरबत्ती, एग्री प्रोडक्ट्स, फूड पैकेजिंग और गौ आधारित कृषि के उत्पादों, फूल आधारित उत्पादों, कंपोस्ट खाद आदि के कारोबार पर रणनीति बनाने में योगी सरकार जुट गई है। कामगारों, श्रमिकों के साथ ही महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से नौकरी रोजगार पैदा करने की रणनीति बना रही है। योगी सरकार का फोकस रेडीमेड गारमेंट के साथ ही तमाम उद्योगों पर हब बनाने पर जोर है। चीन के बड़े उद्यमों के साथ उत्तर प्रदेश को बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों की तुलना में बेहतर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का बड़ा हब बनाने में सरकार जुटी है। तो टीम 11 के साथ बातचीत आज और इसी मुद्दे पर रही कि किस तरीके से यहां अब तमाम जो श्रमिक कामगार पहुंच रही हैं, अपने घर वापस आ रही हैं, उनको कैसे वहीं पर रोजगार दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आप कैसे रोजगार देंगे। तो क्वारंटाइन सेंटर में तेजी से इन सभी को ठीक किया जा रहा है और उसके बाद वापस इनके घर पहुंचने के बाद जो रोजगार की समस्या खड़ी होगी, वो रोजगार की समस्या को दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। तो आज 35 और ट्रेनों से यहां पर लोग आ रहे हैं। सीएम योगी ने सुरक्षित वापसी के साथ पूरे मदद के निर्देश भी दिए हैं। तो मनरेगा, ईंट भट्टों के अलावा चीनी मिलों और एमएसएमई सेक्टर्स को दिया जा रहा है रोजगार। इसके अलावा जिनमें बीमारी के थोड़े भी लक्षण हैं, उन्हें अस्पतालों में उपचार के लिए भेजा जा रहा है। कल राजस्थान से 9,000 प्रवासी कामगार और श्रमिकों को लाया गया। हरियाणा से 30,000 प्रवासी कामगार श्रमिक राज्य परिवहन निगम की बसों से आ रही हैं। सबको नौकरी और सबको रोजगार देने के लिए लेबर रिफॉर्म कानून ला रही योगी सरकार। लेबर रिफॉर्म से होगा प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को बड़ा फायदा। रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं बढ़ेंगी। तेजी से दौड़ती नजर आएगी यूपी की अर्थव्यवस्था। लेबर रिफॉर्म में न्यूनतम 15,000 रुपए वेतन की गारंटी है। इसके अलावा महिला कामगारों, श्रमिकों के लिए महिला सुरक्षा कानून के तहत सुरक्षा की गारंटी है। नई इकाइयों के साथ ही पुरानी इकाइयों में भी नई भर्तियों के कानून को लागू किया जाएगा। तो मनरेगा, ईंट भट्टों के अलावा चीनी मिलों और एमएसएमई के अंदर भी इस पूरे प्रोसेस को अपनाया जाएगा। और इसी बीच अयोध्या से राम मंदिर निर्माण से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको दे दें। रामलला प्रसिद्ध पूजा स्थल में शामिल। भारत सरकार ने जारी किए आदेश। निर्माण में आने वाला चंदा अब होगा आयकर मुक्त, यानी कि इनकम टैक्स उस पर नहीं लगेगा। आयकर विभाग ने 80G के तहत टैक्स में छूट दे दी है, यानी कि डोनेशन देने वाले व्यक्ति को इस पर छूट मिलेगी। 80G फॉर्म के तहत छूट मिलेगी और आपको बता दें कि अब इनकम टैक्स इस पर नहीं लगेगा। जो भी व्यक्ति इस निर्माण के लिए दान करेगा, डोनेशन देगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल की गई कि अगर कोई दान करता है तो उस दान की गई राशि पर इनकम टैक्स उसे नहीं देना होगा, सही वो एग्जेम्प्ट राशि कहलाएगी। एक बड़ा कहना चाहिए सरकार की तरफ से फेवर है, क्योंकि इससे लोगों में डोनेशन देने के प्रति ज्यादा रुझान देखे जाएंगे। बिल्कुल तुषार, जिस तरीके से राम मंदिर का महत्व सिर्फ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ख्याति प्राप्त है और लगातार जिस तरीके से एक बड़ी मुहिम चल रही थी कि जल्दी ही राम मंदिर का निर्माण हो, और उसको लेकर के जब केंद्र सरकार का फैसला आया तब से भले ही कोरोना संक्रमण जो है पूरे दुनिया में फैला हुआ है जी, कहीं ना कहीं से जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण थोड़ा सा विलंब भले ही हो रहा है, लेकिन जो दानदाता हैं उनको लगातार जो है नाम उनके आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से भी जो है आयकर विभाग की तरफ से काफी छूट दे रखी है। 12A और 80G जैसी तमाम सारी छूट को लेकर के अब आयकर दाता जो है वह कहीं ना कहीं से लाभान्वित हो पाएंगे और राम मंदिर में जो है अपना सहयोग दे पाएंगे। तो जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण में जो तमाम तरीके की अटकलें थी वह भी विराम हुई है, साथ ही भव्य राम मंदिर का निर्माण हो उसको लेकर के जो दानदाता हैं उनको आयकर में भी छूट मिले, इसको लेकर के भी केंद्र सरकार की एक ये बड़ी पहल देखी जा रही है। तुषार, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े। खबर गौतम बुद्ध
जहां पर एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई है। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में यह मौत हुई। कल भी हुई थी एक कोरोना संदिग्ध व्यक्ति की मौत, और जिस मरीज की मौत कल हुई थी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नोएडा के सेक्टर 66 का रहने वाला था मृतक मरीज। फिलहाल आपको बता रहे ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अंदर दूसरी मौत है। ये कल भी एक मौत हुई थी जिसकी रिपोर्ट बाद में पॉजिटिव आई है, और एक और शख्स की यहाँ पर मौत हुई है। फिलहाल कोरोना से एक और मौत यहाँ पर हुई है। नोएडा के सेक्टर 66 का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक मरीज। इसके डायरेक्टर द्वारा अवगत कराया गया है कि एक पेशेंट जिनकी सैंपल 2 दिन पहले ली गई थी, उनको कल रात को लाई गई जिम्स में। तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक से उनकी मृत्यु हुई है। उनकी कल ही कोविड-19 पॉजिटिव की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है। इसके बारे में टेक्निकल डिटेल्स जिम्स के द्वारा विस्तृत रूप से बुलेटिन के माध्यम से दी जाएगी। क्या नाम था और कहाँ का रहने वाला? जैसे मैंने कहा कि यह सेक्टर 66 के निवासी है, जनपद गौतम बुद्ध नगर की। कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। कल ही इनकी अनफॉर्चुनेट मृत्यु भी हुई है, और कल ही इनकी रिपोर्ट भी आया है। ये जिम्स के द्वारा इसके बारे में टेक्निकल डिटेल्स विस्तृत रूप से दी जाएगी। खबर ललितपुर से है, जहां पर मौत के बाद रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। कल ललितपुर से झांसी के लिए रेफर किया गया था। कल कोरोना संदिग्ध मरीज की झांसी में मौत हो गई है। आज मृतक कोरोना मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो फिलहाल आपको बता दें कल ललितपुर से झांसी के लिए रेफर किया गया था और उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल अब उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। कल कोरोना संदिग्ध मरीज की मौत हुई थी झांसी के अंदर। इसके बाद उसकी टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट अभी पॉजिटिव आ गई है। फिलहाल आज मृतक कोरोना मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अशोक सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, इस मरीज के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है और इससे करीब कितने लोगों को अभी क्वारंटाइन किया गया है? अशोक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा अशोक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो अशोक, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें ललितपुर से यह खबर, जहां पर झांसी रेफर किया गया एक संदिग्ध मरीज और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। फिलहाल उससे जुड़े हुए तमाम लोगों को क्वारंटाइन अब इस पर किया जा रहा है। कल ललितपुर से झांसी के लिए रेफर किया गया था यह मरीज। तो आज मृतक कोरोना मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और ललितपुर से खबर है मौत के बाद रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो वहीं अमरोहा में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। 80 साल की बुजुर्ग महिला को कोरोना पॉजिटिव होने की शिकायत हुई है। फिलहाल आपको बता दें जिले में 33 हुई। अब कोरोना की संख्या 12 एक्टिव के सामने आए हैं। धनौरा क्षेत्र की बताई जा रही है पॉजिटिव महिला। तो 80 साल की बुजुर्ग महिला को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। आपको बता दें कि जिले में 33 हुई अभी कोरोना की संख्या, और 12 एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। फिलहाल 80 साल की ये बुजुर्ग महिला हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो अमरोहा में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा है प्रशासन के अंदर, और आपको बता दें 12 एक्टिव केसेस की संख्या फिलहाल बताई जा रही है। तो धनौरा क्षेत्र की बताई जा रही है पॉजिटिव महिला। जिले के अंदर 33 हुई अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या।